नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एवरग्रैंड क्राइसिस या फिर एवरग्रैंडे जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो एवरग्रैंड जो क्राइसिस है उसको लेकर काफी चर्चा हुई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर कि जिस प्रकार का मिरेकल ग्रोथ कहूंगा मैं तो यहां पर जिस प्रकार का चाइना का ग्रोथ हुआ है पिछले 20-30 वर्षों में, क्या ये फाइनली अब रुकने वाला है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। यहां पर कई सारी आप पोस्ट देख पाओगे, एवरग्रैंड एंड द एंड ऑफ चाइनाज बिल्ड 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 मॉडल। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार क्यों कहा जा रहा है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि एवरग्रैंड का जो क्राइसिस हुआ है ये एक प्रकार से जो चाइना का ग्रोथ एक प्रकार से जिस तरह से बढ़ रहा था अब यहां पर पॉज देखने को आपको मिलेगा। ओवरऑल लॉजिक के पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम इसके बारे में डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं। जैसा कि आपको पता है चाइना मेक्स द बिगेस्ट सिंगल कंट्री कंट्रीब्यूशन। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उसमें नो डाउट कि चाइना का सबसे बिगेस्ट सिंगल कंट्री के तौर पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ये वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर विश्व के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, ग्लोबल डिमांड में चेंजेस आता है, इट इज आप कह सकते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो चाइना की तरफ से आपको देखने को मिलता है। चाइना आज के डेट में कोई भी कमोडिटी ले लो आप, उसके अंदर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस साल का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो भी ग्लोबल ग्रोथ होगा, पूरे विश्व में जो जीडीपी बढ़ेगी उसका 1/3 जीडीपी अकेले चाइना के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी की वजह से आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सकते हो। तो अब इसका असर क्या होगा, देखो अगर चाइना में स्लो डाउन होगा तो क्या आपको लगता नहीं है कि पूरे विश्व में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, उसका इंपैक्ट आ सकता है? डेफिनेटली आएगा। जब कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है तो वहां पर जो असर होगा उसका असर विश्व के ऊपर भी होगा। चाइना के अंदर डिमांड फॉल होगी तो इसकी वजह से विश्व भर के मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो आपको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। चाहे ऑयल ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, ये आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। इसका जो रिपरकशन है वो सभी मार्केट में हो सकता है, ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, शेयर मार्केट से लेकर हर जगह। अब मैं आता हूं एवरग्रैंड, जो इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, जो क्राइसिस है, इसका इससे क्या रिलेशन है। देखिए यहां पर एवरग्रैंड मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में जो डिटेल से बनाया था उसमें सब कुछ बताया था आपको। ये चाइना का बिगेस्ट हाउसिंग कंपनी है। बड़ी मात्रा में इसके द्वारा जो हाउसेज हैं उसको कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस वगैरह थोड़ा बहुत अलग बिजनेस है इनका, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस है वो ये है कि घरों को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना और उसको बेचना। तो यहां पर अगर इसमें कोई दिक्कत आता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्केट्स हैं पूरे विश्व भर में वो काफी ज्यादा नर्वस हैं कि अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं इसका थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताऊं तो 16 लाख हाउसेज अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, 16 लाख हाउसेज की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसका डेट, जो कर्ज है, वो करीब $300 बिलियन। अब देखिएगा, ये कर्ज मैं बेसिकली बात कर रहा हूं जो इंटरेस्ट पेबल जो कर्ज होता है ना उसकी बात कर रहा हूं। तो $300 बिलियन के आसपास कर्ज है। ये और भी कई सारे बिजनेस में आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही बात क्यों ना करिए। यहां पर इसीलिए बोला जा रहा है कि व्हेन अ कंपनी ऑफ दिस साइज, इतनी बड़ी कंपनी, अगर यहां पर थोड़ा भी इसका असर होता है तो जो फाइनेंशियल डिफॉल्ट वगैरह का बोला जा रहा है कि जो इसने कर्ज लिया है अगर वो कर्ज नहीं दे पाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। और कुछ हद तक हमने देखा भी था, पिछले वीक काफी ज्यादा नर्वसनेस हो गई थी। ऑल्दो यहां पर थोड़ी बहुत कुछ सुधार की बात कही जा रही है, मैं उसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा, लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको असर तो देखने को मिल रहा था। इसका अगर आप शेयर प्राइस ही अगर आप देख लो तो 1/6 हो चुका है। मतलब एक साल पहले जितना इसका शेयर प्राइस था उसका बहुत बड़ी इसके अंदर गिरावट आई है। 80% तक की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बॉन्ड का प्राइस अगर आप देखिए, बॉन्ड क्या होता है, जो कंपनी है ये बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, तो बॉन्ड जारी करेगी तो इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होगा और मैच्योरिटी के बाद पूरा पेमेंट भी देना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बॉन्ड प्राइस 26 सेंट्स हो गया है टू द डॉलर। कहने का यह मतलब है कि जिन लोगों ने यहां पर निवेश किया था इसके अंदर, इसके बॉन्ड में, इस कंपनी के बॉन्ड में, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उनको शायद उसका 1/4 पैसा मिलेगा। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया था तो अब हो सकता है कि आपको सिर्फ 25,000 ही यहां पर वापस आए, क्योंकि ये डिफॉल्ट के कगार पर है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा गहरा जो क्राइसिस है वो चाइना के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट एवरग्रैंड ने तो अपनी जो स्टाफ की सैलरीज हैं उसको पेमेंट करने में फेल हो गई है। जो बिल्स हैं वेंडर्स के, जिससे ये सप्लाई वगैरह लेते हैं, उसको यहां पर पेमेंट करने में थोड़ा असफल हो गए हैं। और डेफिनेटली
अगर ये कंपनी यहां पर डूबती है तो इसका रिपल इफेक्ट बाकी के चाइना के अंदर जो हाउसिंग कंपनीज हैं वो उसके ऊपर देखने को मिलेगा। अब कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर सपोज एवरग्रैंड ने यहां पर बॉन्ड जारी किया था, प्राइसेस वगैरह बॉन्ड जारी किए थे, अब उसको पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसका असर ये होगा कि जब कोई दूसरी कंपनी नेक्स्ट टाइम अगर बॉन्ड जारी करेगी तो उसको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आगे चलकर जो इसका असर है दूसरे हाउसिंग कंपनीज के ऊपर होगा। भले ही उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, नहीं किया हो, लेकिन अब उनको आगे चलकर जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम है, वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है ना कि जब रिस्क बढ़ता है तो यहां पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। सेम उसी प्रकार से इसका थोड़ा असर हो सकता है। और इससे होगा क्या कि कोई भी लोन नहीं लेगा। लोन नहीं लेगा मतलब क्रेडिट फ्लो ड्राई अप हो जाएगा। क्रेडिट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में। भारत के अंदर भी जब हम इकोनॉमी को मेजर करते हैं तो देखते हैं कि कितना क्रेडिट फ्लो हो रहा है, मतलब क्रेडिट में कितना जंप आया है। जब कंज्यूमर्स, मैं और आप, बाकी के बिजनेसेस जो हैं, जब ज्यादा क्रेडिट लेते हैं मतलब हम उधार ले रहे हैं, उसको फिर कहीं और निवेश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो एक प्रकार से इकोनॉमी बढ़ती जाती है, क्रेडिट जितना ज्यादा और होता जाएगा। लेकिन यहां पर क्रेडिट फ्लो जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एवरग्रैंड क्राइसिस। और इसकी वजह से क्या होगा, जो वायबल कंपनीज हैं, जो ठीक ठाक कंपनीज काम भी कर रही हैं, उनको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इसका आगे चलकर एक बड़ा असर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो एवरग्रैंड क्राइसिस है, इसको ओवरऑल अगर हम चाइनीज इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है चाइनीज इकोनॉमी के लिए। यहां पर ऐसा नहीं है कि चाइना इसको सॉल्व नहीं कर सकता। आप देखो $300 बिलियन कर्ज की बात कर रहे हैं। इट इज, अगर हम चाइना के डेट के हिसाब से देखें, जो चाइना का ओवरऑल डेट है, इसका 1% से भी कम आपको फ्रैक्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है चाइना के लिए। चाइना की अथॉरिटी चाहे तो इस कंपनी का जो लोन वगैरह है इसको रिस्ट्रक्चर कर सकती हैं, मार्केट में थोड़ी बहुत कामनेस आ जाएगी, लेकिन ये टेम्पररी मेजर्स होगा। इसका आगे चलकर जो रियल प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो, रियल प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल क्या हुआ कि चाइना को यह रियलाइज हुआ, चाइना की सरकार को, चाइना की अथॉरिटीज को यह कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि उनके देश में जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा कर्ज लेते जा रही हैं। मतलब देखो, कर्ज लेना सही है बिजनेस के लिए, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा जब कर्ज लेने लगते हो तो ये डेंजरस लेवल से ऊपर चला जाता है। तो यहां पर बीजिंग की अथॉरिटीज को लगने लगा कि कर्ज ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो डेंजरसली, उसका जो डेट है आप देखिए बहुत ज्यादा हाई है, 300%। उसकी जो जीडीपी है चाइना का, उसका 300% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या कि चाइना की अथॉरिटीज में जब उनके ऊपर, कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या रेस्ट्रिक्शंस था कि आप एक लिमिट से ज्यादा डेट नहीं ले सकते, आप एक लिमिट से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज डूबने लग गई, क्योंकि कंपनीज को तुरंत कर्ज चाहिए था लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकती थी। अब जब कर्ज नहीं ले पा रही थी तो क्रेडिट फ्लो नहीं हो पा रहा था, उनके कंपनी में कैश नहीं आ पा रहा था, और कुछ कंपनीज यहां पर डूब भी गई। जो छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज हैं वो डूब गई। अब होगा क्या कि अगर चाइना, अब मान के चलो चाइना की सरकार, मैंने आपको बोला उनके लिए छोटी प्रॉब्लम है, एवरग्रैंड को अगर सेव कर भी देती हैं तो सेव करने से क्या होगा कि बाकी कंपनीज एक्सपेक्ट करने लगेंगी कि हमें भी यहां पर सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और जो ओवरऑल पर्पस है इसका चाइना का कि जो क्रेडिट लिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है, उसको कम किया जाए, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। आई होप कि चीजों को आप लिंक कर पा रहे होंगे कि यहां पर अगर एवरग्रैंड को बचाती भी है चाइना जो है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाकी कंपनीज को भी फिर बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कंपनी को दूसरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, फिर बाकी को नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से जो ओवरऑल पर्पस है वो आपका संकट में आ जाएगा। अब आखिरी में ये जो क्वेश्चन है कि इसका चाइना के ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखो यहां पर मैं वापस से बताऊंगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन एवरग्रैंड क्राइसिस का लिमिटेड होने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन लिमिटेड तरीके से होगा। उसका एक मेन कारण यह है कि एवरग्रैंड ने ज्यादातर जो कर्ज है वो डोमेस्टिक से उधार लिया है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट से लिया है, तो उसका असर आपको चाइना के अंदर ही मेनली देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जिसकी बात चल रही थी ना कि 2008 का ग्लोबल क्राइसिस वगैरह, वैसा आपको नहीं देखने को मिलने वाला, एटलीस्ट एवरग्रैंड के केस में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका सेकेंड राउंड इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि जो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होता था, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट की वजह से ही चाइना के अंदर आपको इतनी बड़ी रैपिड ग्रोथ अभी तक देखने को मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से अब यहां पर इसको टाइट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा एक बबल, एक बड़ा संकट क्रिएट कर सकता है, तो इसका जो इफेक्ट है, जो क्रेडिट नॉर्म्स पर कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसका इफेक्ट डेफिनेटली चाइना की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है
उस पर थोड़ा सा पॉज लगा देगा। और अगर एवरग्रांड सर्वाइव भी हो जाता है लेकिन उसका जो बैलेंस शीट है उसको सुधारने में अभी बहुत वर्ष लग जाएंगे। जैसे भारत में आप देखो ना, आईएलएफएस वगैरह क्राइसिस हुआ, आज के डेट में भी हम ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस के बारे में बात करते हैं कि बैंकों ने एक तरफ से उधार दिया था और कंपनीज ने उधार लिया था, कंपनीज उसको पेमेंट नहीं कर पा रही हैं तो कंपनीज की हालत खराब है और इधर जो बैंकों का बैलेंस शीट है वो भी खराब है। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट है वो सेम आपको वहां पर भी अब देखने को मिलेगा। इधर वे आप कह सकते हो कि जो लॉन्ग रन एक प्रकार से जो मिरेकल ग्रोथ की हम बात कर रहे थे वो अब डेफिनेटली ठहरने वाला है इसकी वजह से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो ओवरऑल स्क्रिप्ट है जो लिखा गया था उसमें अब बदलाव करने की जरूरत है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों जहां पर हमने बात किया कि एवरग्रांड क्राइसिस क्या ये चाइना के मिरेकल ग्रोथ को रोक पाएगा। डेफिनेटली यहां पर संकेत तो क्लियर देखने को मिल रहे हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना के इतिहास में जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च ये काफी सिग्निफिकेंट रखता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बता सकते हो? लॉन्ग मार्च से बेसिकली आप क्या समझ सकते हो, इसका सिग्निफिकेंट क्या है चाइना के इतिहास में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।